गुड इवनिंग बच्चों, मैं शिवांशु सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विद शिव। और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से स्वतंत्रता दिवस मनाइए। आज प्रोग्राम हुआ होगा, अच्छे से लड्डू खाइए और मतलब अपनी स्वतंत्रता को जाया मत करिए, पढ़ते रहिए और एक स्वतंत्र व्यक्ति बनकर दिखाइए। ठीक है, स्वतंत्र व्यक्ति वही है जो अपने कर्मों से आगे बढ़ता है, वही स्वतंत्र व्यक्ति है। इतना केवल दिमाग में रखिए कि आपको कर्म करना पड़ेगा, कर्म के जरिए आपको फल मिलेगा। तो स्वतंत्रता आपकी तभी समझ में आएगी कि नहीं आप असली में स्वतंत्र तब हैं जब आपने अपने माता पिता को खुश कर दिया। ठीक है, और वो तभी कर पाएंगे जब आपके अच्छे नंबर आएंगे। और अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आज इंडिपेंडेंस डे है तो आज पूरा दिन सोएंगे। ठीक है, तो सोना नहीं है, लगातार हमें पढ़ते रहना है। जैसा कि मैंने आपसे पूछा भी था, आपका FA2 होने वाला है, तो अभी मैं देखता हूं कि क्या क्या सिलेबस में आपके आता है। तो जब होना होगा पेपर तो आप बता दीजिएगा, मैं एक दिन पहले पूरा आपको रिवाइज करा दूंगा। उसके लिए आप निसंकोच रहिए, निडर रहिए कि नहीं आपके साथ कुछ गलत होगा। तो चलते हैं, पढ़ाई पर ही आते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, सिविक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में हमने क्या क्या जाना एक बार देख लेते हैं। मैंने चैप्टर को स्टार्ट किया। फेडरलिज्म का मतलब है कि जो पावर है, ठीक देखिए मतलब समझते चलेंगे फेडरलिज्म का क्या मतलब है। तो फेडरलिज्म का मतलब है कि जो पावर है वो पावर्स को डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल पे हमने क्या क्या डिवाइड कर दिया, यही क्या कहलाता है, फेडरलिज्म कहलाता है। और अगर फेडरलिज्म के उल्टे की बात करेंगे तो फेडरलिज्म का उल्टा होता है क्या, यूनिटरी गवर्नमेंट, जिसमें जो पावर होती है वो केवल किसके पास होती है, तो पावर केवल आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है और किसी के पास नहीं होती है। तो ऐसी गवर्नमेंट आपकी कौन सी गवर्नमेंट कहलाती है, तो ऐसी गवर्नमेंट आपकी यूनिटरी गवर्नमेंट कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़े तो मैंने आपको फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म बताया। और फीचर्स देखिए, या फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म भी देखेंगे। मैंने कहा 3 लेवल्स होते हैं। एक होता है आपका यूनियन गवर्नमेंट, सबसे ऊपर वाला लेवल, जिसमें आप मोदी जी को देख रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट, अगर आप यूपी जी में बात करेंगे तो इसमें आप योगी जी को देख रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट, आप अपने गांव के ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, अगर आप शहर में रह रहे हैं तो आपके सभासद, म्यूनिसिपालिटीज के चेयरमैन, मेयर, इन सबको देख रहे होंगे। तो ये 3 लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के। अब बात करते हैं अगर फीचर्स की, तो मैंने कहा 6 फीचर्स आपको मैंने बताए हैं कि अगर कहीं भी फेडरलिज्म है तो वहां का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वहां की ड्यूल गवर्नमेंट पॉलिसी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन को सुपरमेसी मतलब सबसे सर्वोच्च माना जाएगा, जुडिशरी जो होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, डिवीजन ऑफ पावर्स होगा मतलब पावर्स को डिवाइड किया जाएगा, और बाइकामेरल लेजिस्लेचर मतलब 2 आपकी परिषदें होंगी, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा। और आगे बढ़े तो मैंने इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है टाइप्स ऑफ फेडरेशन। मैंने 2 टाइप के फेडरेशन बनाए हैं, एक है कमिंग टुगेदर और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर मतलब जब छोटे छोटे स्टेट रहते हैं, ठीक है, बार बार बता रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जो छोटे छोटे स्टेट हैं ये सब एक साथ मिलकर एक यूनिट या कंट्री बना लेते हैं। इसमें जो पावर्स होती है वो सभी स्टेट्स के पास अपनी इक्वल पावर्स होती है, और इसमें जो गवर्नमेंट बनती है सेंट्रल में और जो स्टेट में गवर्नमेंट बनेगी, दोनों के पास भी इक्वल पावर होती है। और अगर इधर बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर, मैंने कहा एक बड़ी सी कंट्री है, वहां पर छोटे छोटे स्टेट हैं, और ये स्टेट जो होते हैं ये पावर्स को डिवाइड करते हैं सेंट्रल और स्टेट्स में, पर सभी स्टेट्स के पास क्या अपनी इक्वल पावर नहीं होती कि इसके पास जितनी पावर है उतनी पावर इसके पास भी, ऐसा नहीं हो सकता है। सब स्टेट्स के पास अनइक्वल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसी स्टेट्स के पास ज्यादा पावर, किसी स्टेट के पास कम पावर होती है। एग्जांपल की बात करेंगे तो मैंने बताया था, अगर एग्जांपल कमिंग टुगेदर का आपको पढ़ना है तो USA केवल याद रखिए, यू से USA, एस से आपका स्विट्जरलैंड और ए से आपका ऑस्ट्रेलिया, और इधर इंडिया, बेल्जियम और स्पेन। ठीक है, और आगे बढ़े, ये कंप्लीट हुआ आपका, तो हम और आगे बढ़े। देखिए कमिंग टुगेदर का मैंने आपको ग्राफ बताया। मैंने कहा कि हमारे देश को कौन सी चीजें हैं जो फेडरल कंट्री बनाती हैं, तो इसको बताने के लिए मैंने कहा हमारे देश में पावर्स को अलग अलग लेवल पर डिवाइड किया गया है। सेंट्रल लेवल को जो पावर दी जाती है वो किस लिस्ट में है, वो यूनियन लिस्ट में है। मतलब यूनियन लिस्ट में जितनी भी चीजें हैं उसमें लॉ कानून कौन बनाएगा, तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट आपका कानून बनाएगी। ठीक, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को जितनी पावर दी जाती है वो किस लिस्ट में है, तो स्टेट लिस्ट में। मतलब स्टेट लिस्ट में जितनी भी चीजें हैं उसके लिए कानून कौन बनाएगा, उसके लिए लॉ कौन बनाएगा, तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। और इन दोनों मिलकर, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब जो दोनों मिलकर पावर्स को डिवाइड करती हैं वो किस लिस्ट में है, तो वह कॉन्करेंट लिस्ट में है। ठीक है, और आगे बढ़े तो मैंने इस चैप्टर में आपको बताया कि हाँ
मैंने आपको बताया कैसे फेडरलिज्म देखने को मिलता है, और मैंने आपको लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में बताया, और मैंने कहा लैंग्वेज के बेस पर सबसे पहले डिवाइड होने वाला जो भारत में स्टेट था उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका आंध्र प्रदेश। और कब डिवाइड हो रहा है, तो अक्टूबर 1953 में ये डिवाइड हो रहा है। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा कि लैंग्वेज के आधार पर जो डिवाइड हो रहा है आपका स्टेट, उस पहला स्टेट कौन सा है, तो पहले स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश। और कब डिवाइड हो रहा है, तो अक्टूबर 1953 को डिवाइड हो रहा है। फिर मैंने कहा कुछ स्टेट्स हैं जो कल्चर के आधार पर डिवाइड होते हैं, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड और आपका झारखंड, ये सब कल्चर के बेसिस पे है, ये आपका लैंग्वेज के बेसिस पे था। फिर लिंग्विस्टिक पॉलिसी की हमने बात की, तो मैंने कहा भारत में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, भारत में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, और भारत में दो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश। मैंने कहा अगर बात करते हैं हिंदी की, तो भारत में लगभग 43.63% जो आपका एक्चुअल डाटा है, इतने लोग हिंदी स्पीकर्स हैं, मतलब हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। और फिर मैंने बताया भारत के संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो अब वैसे बहुत सारी भाषा हैं, आप हर गांव में जाएंगे तो आपको अलग अलग भाषा देखने को मिलेगी, पर वह भाषा नहीं है, वो क्षेत्रीय भाषा है। पर भारत में कितनी भाषाओं का उल्लेख है संविधान में, तो केवल 22 लैंग्वेज का उल्लेख है। और कहां पर है, ये आर्टिकल 343 टू 351 में देखने को मिलता है। और आगे बढ़े, ये कंप्लीट हुआ हमारा। तो हमने कहा तमिलनाडु एक इंसिडेंट की बात की, ये कब होता है ये दिमाग में रखना है, तो तमिलनाडु इंसिडेंट आपका 1965 में हो रहा है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात करेंगे तो यहां पर हम कोलिशन गवर्नमेंट की बात भी कर लेंगे। हमने कहा इंडिपेंडेंस के बाद ये 1990, इसको अब नोट्स भी दूंगा तो नोट्स में भी इसको सही करिएगा आप, कि ये बात करेंगे हम 1990 की, ठीक है। 1990 में भारत में कोलिशन गवर्नमेंट बन रही है, जिससे हम देख रहे हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो पावर है वो अलग अलग हो जा रही है, और अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी काम कर रही है। मतलब अब सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी मिल जा रही है। उसके बाद और आगे बढ़े, और ये वर्ड हमने पढ़ा डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब पावर किसी एक के पास ना होकर अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया जाएगा। तो वही व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट, जब सेंट्रल और स्टेट से पावर लेकर हम लोकल गवर्नमेंट को पावर दे देते हैं। तो याद रखिएगा डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जब हम सेंट्रल और स्टेट से दोनों से पावर लेकर हम किसको दिए दे रहे हैं, हम लोकल गवर्नमेंट को पावर दिए दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि लोकल जो गवर्नमेंट बन रही है वो वहां के लोकल लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी रखेगी, तो वो क्या कहलाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन हुआ जिसमें सबसे पहला जो स्टेप लिया गया 1992 में। 1992 में पहला मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब लोकल गवर्नमेंट्स को पावर दी गई, और कॉन्स्टिट्यूएंटली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन। क्या किया गया डिसेंट्रलाइजेशन में, कि अब हम कहेंगे कि भैया डेली आपका रेगुलर, डेली नहीं मतलब रेगुलर बेसिस पे, मतलब हर 5 साल पे आपका, हर 5 ईयर्स पे आपका क्या होता है, इलेक्शंस होगा। लोकल में भी स्टेट, अब जो इलेक्शन होगा उसको कौन, मतलब इलेक्शन कौन कराएगा, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन म्युनिसिपल इलेक्शन के और पंचायत इलेक्शंस को कराएगी। और मैंने कहा कि अगर सीट्स की बात करते हैं तो यहां पर जो सीट्स हैं वो रिजर्व होंगी किसके लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए और वुमेन्स के लिए। तो वुमेन्स के लिए कितनी 1/3 या फिर इसको कहें 33% सीट जो होंगी वो लोकल गवर्नमेंट में वुमेन्स के लिए रिजर्व की जाएंगी। और यहां से एक और पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है, कि आप भी लोकसभा में भी अभी पारित हो गया है कि 33% आपकी वुमेन्स जो होंगी वो कहीं ना कहीं उनको भी रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। इतना आपका कंप्लीट हुआ था, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट है। ये इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक है, ये कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देरी नहीं करते हैं, इसी टॉपिक को खत्म करते हैं। मैंने कहा टाइप्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट पढ़ रहे थे, और मैंने कहा लोकल गवर्नमेंट में 2 टाइप होते हैं। एक होती है रूरल का मतलब हो गया एक ग्रामीण में लोकल गवर्नमेंट हो गई, और एक होती है अर्बन। तो लोकल गवर्नमेंट के 2 टाइप हो गए, एक हो गया रूरल लोकल गवर्नमेंट और दूसरा हो गया अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अब रूरल लोकल गवर्नमेंट को भी आगे कई पार्ट में बांटा जाता है। देखिए लिखा, इन रूरल एरियाज द लोकल गवर्नमेंट नोन एज पंचायती राज सिस्टम। तो रूरल लोकल गवर्नमेंट को और किस नाम से जाना जाता है, तो रूरल लोकल गवर्नमेंट को पंचायती राज सिस्टम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पहली चीज देखिए दिमाग में रखिएगा कि मैंने कहा लोकल गवर्नमेंट को 2 पार्ट में बांटा जाता है। पहला पार्ट है जो रूरल मतलब ग्रामीण इलाकों के लिए होगा, दूसरा पार्ट है जो आपका अर्बन मतलब शहरी इलाकों के लिए होगा। अगर रूरल लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इसको और भी नामों से जाना जाता है, किस, पंचायती राज सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और इसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, तो रूरल गवर्नमेंट को भी 3 पार्ट में बांटा गया। 3 पार्ट कौन से, पहला होता है ग्राम पंचायत,
ठीक। अगर ग्राम पंचायत की बात करेंगे तो किसी गांव की सबसे छोटी इकाई, मतलब इससे छोटा कोई आपका कोई गवर्नमेंट नहीं होती है, मतलब सबसे छोटी जो गवर्नमेंट होगी वो ग्राम पंचायत होगी। लिखा है ग्राम पंचायत की अगर बात करेंगे, इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पंचायती राज सिस्टम, मतलब रूरल लोकल गवर्नमेंट की सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो ग्राम पंचायत होती है। तो ये पूछा गया है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पंचायती राज सिस्टम, मतलब पंचायती राज सिस्टम की का क्या सबसे छोटी यूनिट है, तो याद रखिएगा सबसे छोटी यूनिट होती है ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ग्राम पंचायत इट कंसिस्ट कंसिस्ट वार्ड मेंबर्स एंड सरपंच एज अ हेड, तो इसका हेड कौन होता है, सरपंच होता है। तो पहला हो गया ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत पंचायती राज सिस्टम या फिर आप रूरल लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो उसका जो होता है सबसे, मतलब रूरल लोकल गवर्नमेंट का सबसे छोटी इकाई होती है, मतलब इससे छोटी कोई गवर्नमेंट नहीं होती है। दूसरे नंबर पे अगर बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे होती है ग्राम समिति या मंडल समिति, या फिर जिसको ब्लॉक समिति के नाम से जाना जाता है। अब अगर ग्राम समिति की बात करेंगे, ठीक है, पहले नंबर पे मैंने बताया ग्राम पंचायत, ठीक है, पहले नंबर पे मैंने क्या बताया आपको, ग्राम पंचायत। फिर मैंने कहा ग्राम समिति या फिर मंडल समिति या ब्लॉक समिति की बात करते हैं तो कई सारी ग्राम पंचायतों को मिलाकर क्या बनता है आपका, आपकी ग्राम समिति बनती है। ठीक है, जिसमें कई सारी आपकी ग्राम पंचायत होती हैं, उन सबको मिला लिया जाता है तो ग्राम समिति बन गए। इन पंचायती राज सिस्टम लॉट्स ऑफ ग्राम पंचायत टुगेदर मेक्स अ फॉर्म ऑफ समिति, इट इज नोन एज ग्राम समिति। और फिर जिला परिषद, तो बहुत सारी ग्राम समितियों को मिलाकर या मंडल समिति या ब्लॉक समिति को मिलाकर जो बनता है उसे हम जिला परिषद कहते हैं। तो 3 पार्ट्स में इसको बांटा। ठीक है, लॉट्स ऑफ ग्राम समिति टुगेदर मेक्स अ जिला परिषद एंड द हेड ऑफ जिला परिषद इज नोन एज जिला परिषद चेयर पर्सन। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में बांटा। एक बार चलिए एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा यहां पर थोड़ा सा अलग इसके बारे में आपको मैं फिर से समझा देता हूं। इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछ लिया जाता है आपके ऑब्जेक्टिव में भी, और ये कभी कभी पूछ लिया जाता है आपके लॉन्ग आंसर्स में भी। ठीक है, मैंने कहा ये चैप्टर फेडरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए समझ लेते हैं इसको। यहां पर मैंने कहा कि अगर आप लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो लोकल गवर्नमेंट को आपके 2 टाइप्स में बांटा जाता है। पहली होती है रूरल लोकल गवर्नमेंट, मतलब जो ग्रामीण इलाकों में होगी, और दूसरी होगी आपकी अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो आपके शहरी इलाकों में होगी। अब रूरल लोकल गवर्नमेंट को भी आपके 3 पार्ट में बांटा जाता है। पहली होती है ग्राम पंचायत। कौन सी होती है, तो पहली होती है ग्राम पंचायत, और ये ग्राम पंचायत आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है रूरल लोकल डेवलपमेंट की, मतलब इससे छोटी कोई गवर्नमेंट नहीं होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई। ग्राम पंचायत का मतलब है कि सबसे छोटी यूनिट, मतलब जिसका हेड जो होता है वो कौन होता है, सरपंच होता है। ठीक, ग्राम पंचायत, कई सारी ग्राम पंचायतों को, लॉर्ड्स ऑफ ग्राम पंचायत मेक अ ग्राम समिति, जो दूसरी पार्ट्स होती है उसको हम ग्राम समिति, ब्लॉक समिति या ग्रामीण समिति के नाम से जानते हैं। उसके बाद कई सारी ग्राम समितियों को मिलाकर आपकी क्या बनता है, तो आपका जिला परिषद बनता है। तो मैंने कहा 3 पार्ट होते हैं इसके, पहला ग्राम पंचायत, उसके बाद ग्राम समिति, मतलब रूरल लोकल गवर्नमेंट के 3 पार्ट, पहला ग्राम पंचायत, दूसरे बाद ग्राम समिति, और तीसरा नंबर पे आता है जिला परिषद। ठीक है, उसके बाद अब अर्बन की बात करते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अभी अर्बन की बात करते हैं। मैंने कहा अर्बन में समझ लीजिए 2 का होता है, एक स्मॉल सिटी, मतलब जो छोटी छोटी सिटी के लिए होती है उनके लिए होता है, और जो लार्ज सिटी होती है उनके लिए होता है। ठीक है, अगर स्मॉल सिटी की बात करेंगे तो छोटी सिटीज जो होती हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट होती है उनको म्युनिसिपैलिटीज बनाई जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा अगर शहरों में बात करेंगे तो शहरों में क्या होती है, म्युनिसिपैलिटीज होती है। ठीक है, तो छोटे शहरों के लिए म्युनिसिपैलिटीज, और अगर बड़े शहरों की बात करेंगे तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जैसे बड़ा शहर कानपुर की बात करेंगे तो कानपुर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और जो छोटी सिटी मतलब अगर रायबरेली की बात करेंगे तो रायबरेली में आपका म्युनिसिपैलिटीज है। इसको देख लेते हैं जरा एक बार कि क्या है इसमें। देखिए अर्बन लोकल गवर्नमेंट की अगर बात करेंगे तो मैंने कहा कि अर्बन जो लोकल गवर्नमेंट होती है, तो इन अर्बन एरियाज देयर आर म्युनिसिपल सिस्टम,
द गवर्नमेंट आर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लार्ज सिटीज और स्मॉल सिटीज। अगर लार्ज सिटीज की बात करेंगे तो लार्ज सिटी में क्या होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है और जिसका हेड कौन होता है, तो मेयर होता है। बड़ी सिटीज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया जिसका हेड कौन हो गया, मेयर। और छोटी सिटीज टाउन्स की बात करेंगे वहां पर म्युनिसिपैलिटीज होती है और इसका हेड जो होता है म्युनिसिपैलिटी चेयरपर्सन कहलाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। मैंने कहा लोकल गवर्नमेंट को दो पार्ट में बांटा जाता है। पहली होती है रूरल लोकल गवर्नमेंट। अब रूरल लोकल गवर्नमेंट को भी तीन पार्ट में बांटा गया। ग्राम पंचायत जिसका हेड होता है सरपंच होता है, कई सारी ग्राम पंचायत को मिलकर ग्राम समिति और कई सारी ग्राम समिति को मिलाकर जिला परिषद बन रहा है। अगर आप अर्बन की बात करते हैं तो अर्बन को दो पार्ट में बांटा गया, लार्ज सिटीज और स्मॉल सिटीज। लार्ज सिटीज के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम करता है जिसका जो हेड होता है वो मेयर होता है, और स्मॉल सिटीज के लिए आपका म्युनिसिपैलिटीज काम करती है जिसका हेड जो होता है म्युनिसिपल चेयरपर्सन होता है। और यहां से सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट्स, तो लगभग आपका 36 लाख आपके ग्राम पंचायत में रिप्रेजेंटेटिव है भारत में। मतलब भारत में लगभग 36 लाख ग्राम पंचायत है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो इतना तो था आपका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था फेडरलिज्म। अब कल हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात करेंगे और कल हम एनसीईआरटी की किताब से थोड़ा सा सॉल्यूशन भी आपको बताने का काम करेंगे। मतलब वहां से जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनको भी करने का काम करेंगे। तो इतना था चैप्टर, आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। आप अपनी नोट्स बना लीजिए, आज मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा तो आप अपनी नोट्स लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए। एक बार फिर से आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को गुड नाइट। अच्छे से पढ़ते रहिए।